बैंकिंग कंपनी देखते हैं तो टायर वन कैपिटल कार चलाने के लिए हमको कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हमको टायर वन टायर टू कैपिटल को देखना पड़ेगा। टायर वन कैपिटल में क्या क्या आएगा, तो पेड अप शेयर कैपिटल जो ऑर्डिनरी शेयर्स है, जो स्टैट्यूटरी रिजर्व से जो डिस्क्लोज किया जाता है, फ्री रिजर्व जिसके अंदर सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा, परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स एलिजिबल जो है इंक्लूड किया जाता है टायर वन के अंदर कैपिटल के अंदर सब्जेक्ट किया जाएगा कि लॉ इन्फोर्स होना चाहिए फ्रॉम टाइम टू टाइम। इनोवेटिव परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट IPDI वो भी एलिजिबल है टायर वन के अंदर आने के लिए। और कैपिटल रिजर्व जो रिप्रेजेंट करेगा सरप्लस जो अराइज हो रहा है आउट ऑफ द सेल्स प्रोसीड ऑफ द एसेट्स। बैंक इंक्लूड करेगा क्वार्टरली या तो हाफ ईयरली प्रॉफिट फॉर टायर वन के लिए, टायर वन कैपिटल के लिए ओनली इफ़ अगर क्वार्टरली और हाफ ईयरली रिजल्ट ऑडिटेड किया गया है बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड व्हेन द रिजल्ट आर सब्जेक्ट टू द लिमिटेड रिव्यू, यानी वो ऑडिट किया होना चाहिए तभी हम लोग हाफ ईयरली या तो क्वार्टरली ले सकते हैं। इसमें से क्या रिड्यूस करना पड़ेगा, तो इंटेंजिबल एसेट्स एंड लॉसेस जो करंट पीरियड के हैं, जो ब्रॉड फॉरवर्ड एंड दोज ब्रॉड फॉरवर्ड, और जो ब्रॉड फॉरवर्ड किए गए हैं प्रीवियस पीरियड में से, क्रिएशन ऑफ द DTA रिजल्ट जो करेगा इंक्रीज इन द टायर वन कैपिटल के अंदर ऑफ द बैंक विदाउट एनी टेंजिबल असेट्स बीइंग एडेड टू द बैंक, यानी क्या करेंगे हम लोग, DTA जो होगा उसको भी हम लोग को एक्सक्लूड करना पड़ेगा टायर वन कैपिटल में से बैलेंस शीट के अंदर जो होगा। देयरफॉर द DTA जो इंटेंजिबल असेट्स है उसको भी हमको डिडक्ट करना पड़ेगा फ्रॉम दी टायर वन कैपिटल, मतलब जो इंटेंजिबल एसेट्स और जो DTA है जो रिजल्ट किया है इंक्रीज़ हो रहा है टायर वन के हिसाब से, तो वो भी हमको रिड्यूस दोनों करना पड़ेगा, एक इंटेंजिबल एसेट और एक DTA जो एडिट किया होगा बैंक्स के अंदर बैलेंस शीट के अंदर। टायर टू के अंदर देखते हैं हम लोग, तो ये क्या है, तो ये लेस परमानेंट इन द नेचर्स है, या तो ये लेस रेडिली अवेलेबल है एज़ कम्पेयर टू द टायर वन कैपिटल। टायर टू कैपिटल में क्या क्या आएगा, तो अनडिस्क्लोज रिजर्व्स आएंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व्स आएगा, जनरल प्रोविजंस एंड द लॉसेस एंड द लॉस रिजर्व्स आएगा, हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट आएगा, सब ऑर्डिनेटेड डेट आएगा, इन्वेस्टमेंट रिजर्व्स अकाउंट आएगा। यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखने वाली बात क्या है, तो जो रीवैल्यूएशन रिजर्व्स है उसका कितना परसेंट माइनस करके लेना है, तो 55% माइनस करके लेना है, मतलब 100% होगा तो 100 में से माइनस करेंगे 55, तो 45% ही हम लोग लेंगे। इन ब्रीफ के अंदर देखते हैं, अगर वेट हम लोग को देखना पड़ेगा, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है कार का, कैपिटल एडिक्वेंसी रेशियो का फॉर्मूला होता है कैपिटल फंड्स जिसके अंदर टायर वन एंड टायर टू आता है, और उसको डिवाइड करते हैं हम लोग रिस्क एडजस्टेड एसेट प्लस बाय ऑफ बैलेंस शीट आइटम से, और फिर मल्टीप्लाई विथ 100 कर देते हैं। तो ये जो रिस्क एडजस्टेड एसेट्स है ये फाइंड आउट करने के लिए हमको वेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, रिस्क वेट, जो कैश एंड बैलेंस विद द RBI जो है वो उसके अंदर तो कोई रिस्क होता नहीं है, इसलिए वहाँ पर 0% आएगा। बैलेंस इन द करंट अकाउंट विद द अदर बैंक्स इसमें 20% आएगा, क्योंकि इसमें रिस्क थोड़ा होता है कि दूसरी बैंक डूब भी सकती है। इन्वेस्टमेंट इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर 0 आएगा, अदर इन्वेस्टमेंट के अंदर 100% आएगा। यहाँ पर सिर्फ जो भी गवर्नमेंट या RBI है उनके पास पैसा पड़ा है हमारा, तो उसके अंदर सिर्फ 0 आएगा, और दूसरी बैंक के पास जो भी पड़ा है उसके अंदर 20% आएगा, और जो अदर इन्वेस्टमेंट्स जो है उसके अंदर 100% है। लोन्स एंड एडवांसेस जो गारंटीड किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट आ जाए तो 0% है, अदर लोन्स एंड एडवांसेस जो है वो 100%। बैंक प्रीमाइसिस फर्नीचर एंड फिटिंग्स एक्सेट्रा इसमें कितना आएगा, 100% आएगा। ऑल ऑफ बैलेंस शीट आइटम जैसे LC है, लेटर ऑफ क्रेडिट, LG है एंड बिल्स है, इसके ऊपर कितना आएगा, 100 आएगा। नॉन फंड एक्सपोजर्स टू द रियल एस्टेट इसके अंदर कितना आएगा, 150 आएगा, और कैपिटल वेंचर भी अगर होगा तो उसके अंदर भी 150 आएगा। बैंक फॉर डिटेल्स के लिए जो रिस्क वेटेड है एज पर द RBI गाइडलाइंस, वो किस पर्पज़ के लिए होता है, तो कार के लिए होता है, जो कि इनेक्सेड फूड के अंदर दिया गया है। जो ये रिस्क वेटेड एसेट से डिपेंड करेगा किसके ऊपर, क्रेडिट रेटिंग, इंडस्ट्रीज एंड एक्सेट्रा। ये कौन सा था, किसके ऊपर ये पॉइंट था, तो अदर लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर ये पॉइंट था, जिसके अंदर हम लोग को वेट किसके ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा, तो क्रेडिट रेटिंग एंड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन देखते हैं, एक कॉमर्शियल बैंक है जो फॉलो कर रही है कैपिटल फंड्स एंड दी एसेट सेग्रीगेट कर रही है वो कैपिटल फंड इंटू टायर वन एंड टायर टू कैपिटल के अंदर रिस्क एडजस्टेड एसेट्स हमको दिया गया है, एंड जो रिस्क वेट है एसेट्स का वो भी रेशियो हमको बताना पड़ेगा। कैपिटल फंड कितना दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है रुपीज़ एंड लैक्स के अंदर है 48,000, स्टैट्यूटरी रिजर्व 28,000, कैपिटल रिजर्व जिसके अंदर 280 लैक्स जो है वो किसका है, रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स का है, एंड जो बैलेंस है वो ड्यू टू द सेल्स के लिए है।
मतलब हमको इसको माइनस करना पड़ेगा, 210 में से 280 माइनस करना पड़ेगा, इतना ही हमारा कैपिटल रिजर्व होगा जो कि टायर 1 में जाएगा। और जो रिवैल्यूएशन है 280 का, उसमें से हमको 55% निकाल के 45% ही लेना पड़ेगा, वो टायर 2 में जाएगा। असेट्स के अंदर दिया गया कैश बैलेंस विद द आरबीआई 480 है, बैलेंस विद द अदर बैंक है 1250 है, क्लेम्स ऑन द बैंक्स है 2850 है, अदर इन्वेस्टमेंट लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर गारंटीड बाय द गवर्नमेंट, गारंटीड बाय द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अदर के अंदर प्रीमाइसेस फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स अदर एसेट्स है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम दे दिया एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड द लेटर ऑफ द क्रेडिट। यह बैलेंस शीट आइटम वो होती है कि जो बैलेंस शीट के बाद दिखाई जाती है, जिसका बैलेंस शीट के फिगर के अंदर कोई रिलेवेंस नहीं होता, यानी एक टाइप की बोलो तो कंटीजेंट लायबिलिटी होती है। सॉल्यूशन देखेंगे तो कैपिटल फंड टायर 1 के हिसाब से देखेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा इसके अंदर 48,000 था तो वो लिख देंगे। स्टैट्यूटरी रिजर्व 28,000 था तो वो लिख देंगे। कैपिटल रिजर्व्स वो कितना आएगा, तो 1210 में से माइनस करेंगे 280 तो कितना बचेगा, 930 बचेगा, तो वो 930 लिखेंगे और फिर टोटल करेंगे तो 769.30 आएगा। कैपिटल फंड टायर 2 के अंदर देखेंगे तो कैपिटल रिजर्व जो अराइज हो रहा है रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स के हिसाब से वो कितना है, तो 280 आ रहा है, उसमें से हमको कितना माइनस करना पड़ेगा, 55% माइनस करना पड़ेगा, तो 126 आएगा, तो वो लिख देंगे। और फिर टोटल कर देंगे तो कितना आएगा, 770.56 आएगा। यहाँ पर टोटल हम कर देंगे क्योंकि यहाँ पर ऊपर जो न्यूमरेटर होगा उसमें टोटल ही लेना पड़ेगा टायर 1 और टायर 2 का। रिस्क एडजस्टेड एसेट्स के अंदर हमको वेट निकालना पड़ेगा, तो कितने हैं एसेट्स हमारे, एसेट्स हमारे पास आएगा पहले कैश बैलेंस विद द आरबीआई, वो कितना है, तो कैश बैलेंस विद द आरबीआई 480, तो इसके ऊपर तो कोई रिस्क होता नहीं है। कैश बैलेंस विद द आरबीआई तो उसके ऊपर 0 लिखेंगे और फिर अमाउंट के अंदर डैश लिख देंगे। बैलेंस विद द अदर बैंक्स के अंदर कितना आएगा, 20% होगा, तो वो 20% करेंगे 1250 का, तो 250 आएगा। और क्लेम्स ऑन द बैंक्स जो है वो कितना है, वो है 2850 का, तो उसके अंदर भी 20% आएगा, तो वो आएगा 570। अदर इन्वेस्टमेंट देखेंगे, अदर इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या है, तो अदर इन्वेस्टमेंट हमारे कितने के हैं, तो अदर इन्वेस्टमेंट है 78250, तो 78250 पे कितना परसेंट करेंगे, 100% करेंगे, 78250 आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग अदर जो प्रीमाइसेस है फर्नीचर एंड फिक्चर्स वो कितना था, वो 182,000 था, वो 182,000 था, तो वो भी लिख देंगे 182,000, 182,000 ये था। और अदर्स का भी एक था 520250, तो उसके अंदर भी 100% आएगा। और प्रीमाइसेस फर्नीचर और इसके अंदर भी 100% आएगा, तो 100% दोनों के अंदर लिख के ना अमाउंट लिख देंगे। अदर असेट्स के अंदर 201 कितना था, 20120 आएगा, तो इसके अंदर अदर एसेट्स के अंदर कितना परसेंट आएगा, 100% आएगा, 20120 आएगा। टोटल करेंगे तो 637,640 ये हमारा वेट के हिसाब से आ गया। ऑफ बैलेंस शीट आइटम को अलग दिखाना पड़ता है, तो ऑफ बैलेंस शीट आइटम में क्या है, एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट एंड लेटर ऑफ द क्रेडिट है, वो कितना है, तो वो है 370,250, तो उसका भी 100% आएगा, तो वो लिख देंगे। और फिर टोटल कर देंगे दोनों का, तो 637,640 प्लस 730,250 करेंगे तो कितना आएगा, 1007890 आएगा। अभी रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो निकालेंगे, तो कैपिटल फंड टायर 1 टायर 2 के हिसाब से उसको डिवाइड करेंगे, रिस्क एडजस्टेड एसेट प्लस बैलेंस शीट आइटम के मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ रहा था, तो 76930 आएगा, जो कि हमने फाइंड आउट किया था टायर 1 और टायर 2 का दोनों को मिला के, तो वो लिख देंगे प्लस बाय, उसके अंदर और क्या प्लस करना है, उसके अंदर प्लस करेंगे हम लोग। यहाँ पर टायर 1 और टायर 2 को दोनों को सेपरेट करके दिखाया है, तो यहाँ पर हम भी सेपरेट करके दिखाएंगे, तो 76930 जो था वो टायर 1 का था टोटल, और 1 पॉइंट और कितना था वो 126, जो 126 था वो किसका था, तो वो 126 था वो टायर 2 का था, तो वो लिख देंगे। और फिर डिवाइड कैसे करेंगे, तो वेटेड एवरेज हमने फाइंड आउट किया 63764 तो वो लिखेंगे प्लस बाय जो ऑफ बैलेंस शीट वाला था वो कितना था, 370,250 लिखेंगे। यहाँ पर हमको सेपरेटली दिखाना पड़ रहा है, आपको चाहो तो टोटल करके भी दिखा सकते हो, लेकिन फॉर्मूला के अंदर सेपरेट है तो हमको सेपरेटली दिखाना पड़ेगा, तो मार्क्स जल्दी मिलेंगे। कैपिटल एडिक्विटी रेशियो में क्या आएगा, 77056 को डिवाइड करेंगे 1007890 और फिर मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 7.65 आएगा। ये बेस्ट रेशियो कितना होता है, तो 9 अगर आ जाए तो वो बेस्ट गिनाता है, तो हमारा कितना है 7.65। अगर हमको देना हो एडवाइस सजेशन देना हो तो हम लोग क्या लिखेंगे कि कंपनी को उसका कैपिटल एडिक्वेशन रेशियो सुधारना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं, गिवन बिलो इंटरेस्ट ऑन एट
एडवांसेस ऑफ द कमर्शियल बैंक दिया है रुपीज़ इन लैक्स के अंदर, परफॉर्मिंग एसेट है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट रिसीव दे रही है, टर्म लोन से कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट बिल परचेस एंड डिस्काउंट है, फाइंड आउट करना है हमको। इनकम जो रिकॉग्नाइज किया जाएगा 31 मार्च 2021 के अंदर। जो पीए जो होता है, पीए को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो अक्रूवल बेसिस के ऊपर रिकॉर्ड करेंगे, और एनपीए को हम लोग रिसीव्ड बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग इंटरेस्ट ऑन द टर्म लोन कितना आएगा, तो जो पी है वो 120 आएगा, प्लस बाय जो एन पी है उसके अंदर सिर्फ रिसीव वाला लेंगे, तो इंटरेस्ट वाला 75 है और रिसीव वाला कितना है 5 है, तो 5 ही लेंगे हम लोग। तो 120 प्लस बाय 5 करेंगे तो 125 आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन द कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट के अंदर क्या है, तो इंटरेस्ट ऑन कितना 750 है तो वो लेंगे, प्लस बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड जो एन पी है उसके अंदर तो रिसीव वाला लेना है, तो 12 है तो 12 लेंगे, तो 762 आ जाएगा। वैसे इनकम फ्रॉम द बिल परचेस एंड डिस्काउंट वाला भी कर देना है, और फिर टोटल करेंगे तो कितना आएगा 1057 आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 2 देखते फाइंड आउट करना है इनकम जो रिकॉग्नाइज किया जाएगा इन केस ऑफ द एसएस बैंक लिमिटेड। ईयर एंड दे दिया 31 मार्च 2021 को रुपीज़ इन द लाइक्स परफॉर्मिंग एसेट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से टर्म लोन दिया है, कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट दिया है, इंटरेस्ट अक्रूड जो है वो परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए हम लोग लेंगे, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट के लिए क्या लेंगे, तो इंटरेस्ट रिसीव लेंगे। तो टर्म लोन के अंदर 240 प्लस बाय 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन के अंदर लिखेंगे इंटरेस्ट इनकम जो एसएस बैंक की रिकॉग्नाइज करेंगे 31 मार्च 2021 का, उसके अंदर टर्म लोन का दिखाएंगे तो 240 प्लस बाय 10 करेंगे तो 250, और कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट के अंदर भी 1500 प्लस बाय 24 करेंगे तो 1525 आएगा, 1524 आएगा। और टोटल इंटरेस्ट जो भी रिकॉग्नाइज करेंगे वो कितना होगा 1774 आ जाएगा। एग्जांपल देखेंगे आउट ऑफ ऑर्डर के लिए, अगर सैंक्शन लिमिट और ड्राइंग पावर, सैंक्शन लिमिट ड्राइंग पावर के अंदर से तो भी लोअर होता है वो देखना होता है, उसको फिर किससे कंपेयर करना होता है कि अमाउंट आउटस्टैंडिंग है उससे कंपेयर करना होता है, तो वो कितना 47 लाख है। तो यहाँ पर अगर 55 लाख से कंपेयर करें हम लोग 60 और 55 में से विच एवर लोअर देखेंगे तो 55 आएगा, उसको कंपेयर करेंगे 47 से, तो मतलब ये कम ही है, अगर कम है तो एनपीए नहीं होगा। लेकिन फिर एक और कंडीशन देखनी पड़ेगी, जो इंटरेस्ट है वो डेबिट किया गया है, अगर वो 3,42,000 है और जो टोटल क्रेडिट किया गया है अगर वो 1,25,000 है, मतलब इंटरेस्ट जो डेबिट हुआ है इतना भी क्रेडिट नहीं हुआ है अकाउंट्स के अंदर। इसका मतलब क्या हो गया कि इंटरेस्ट भी नहीं पे किया गया है, इसलिए ये अकाउंट को हम लोग एनपीए कर देंगे। पहली कंडीशन क्या देखनी है, सैंक्शन लिमिट ड्राइंग पावर विच एवर इज लोअर, तो उसके अंदर से क्या आ गया 55 लाख आ गया, उसको किससे कंपेयर करना है, जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है वो 47 लाख है। अगर ये 55 से ऊपर होता तो हम लोग बोलते हैं इसको एनपीए, यहाँ से ही एनपीए डिक्लेयर कर देते, लेकिन उसके बाद अगर यहाँ पर एनपीए नहीं है तो फिर हमको दूसरी कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, जिसके अंदर इंटरेस्ट डेबिट देखना पड़ेगा वो 342 है, और क्रेडिट देखना पड़ेगा। अगर क्रेडिट इंटरेस्ट जो है वो 3,42,000 होता है या उससे ज़्यादा होता तो हम लोग उसको एनपीए नहीं बोलते, लेकिन यहाँ पर कितना है 1,25,000 है, इसके लिए ये क्या हो जाएगा, तो एनपीए हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि उसने इंटरेस्ट भी नहीं पे किया है अभी तक, सिर्फ 1,25,000 ही क्रेडिट कर दिया गया है। इसलिए यहाँ पर लिखेंगे सिंस द क्रेडिट इन द अकाउंट इज़ नॉट सफिशिएंट टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द पीरियड, यानी इंटरेस्ट भी वो पे नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम उसको एनपीए बोल देंगे। क्लासिफिकेशन करेंगे बैंक एडवांसेस ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस, तो क्या आएगा, तो परफॉर्मिंग एसेट्स आएगा, तो उसको स्टैंडर्ड एसेट बोलेंगे। नॉन परफॉर्मिंग एसेट के अंदर 3 बाइफरकेशन करेंगे, एक तो स्टैंडर्ड, एक तो सब स्टैंडर्ड, एक तो डाउटफुल है, एक तो लॉस एसेट है। स्टैंडर्ड एसेट्स किसको बोलेंगे, तो स्टैंडर्ड एसेट्स मतलब जब से ड्यू हुआ, ओवर ड्यू हुआ, उससे लेके 90 दिन तक जो एसेट्स होगी, मतलब तब से लेके जब तारीख आ गई, मतलब अप्रैल के अंदर अगर डेट आई थी तो अप्रैल से लेके 90 दिन गिना है, तो 90 दिन तक, 1 अप्रैल को अगर डेट थी तो 90 दिन तक क्या होगा, वो स्टैंडर्ड में गिनाएगा, वो एसेट परफॉर्मिंग एसेट्स में गिनाएगा, और उसको हम लोग स्टैंडर्ड की कैटेगरी में रखेंगे। और फिर उसके बाद 90 दिन के बाद से क्या हो जाएगा, फिर वो सब स्टैंडर्ड में फॉलो हो जाएगा, वो एनपीए की कैटेगरी में आ जाएगा। सब स्टैंडर्ड के अंदर कितने दिन तक रहेगा, वो 12 महीने तक रहेगा। उसके बाद भी अगर पेमेंट नहीं आता तो फिर कितने डाउटफुल में फॉल हो जाएगा। डाउटफुल में 3 कैटेगरी है, एक लेस देन 1 ईयर, 1 to 3 ईयर एंड मोर देन 3 ईयर्स, और एक फिर लॉस की कैटेगरी है। तो लॉस की कैटेगरी में क्या होगा, मतलब वो व्यू बेस्ड होता है, अगर आरबीआई या तो एक्सटर्नल ऑडिटर जो है, इंटरनल या एक्सटर्नल ऑडिटर अगर बोल दे कि लॉस एसेट हो रहा है, तो उसके अंदर फिर हमको उसको लॉस एसेट की कैटेगरी में रखना पड़ेगा, जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के अंदर लॉस एसेट की कैटेगरी में उसको डालना पड़ेगा। प्रोविजंस इसके ऊपर कितना बनाना पड़ेगा, तो स्टैंडर्ड जो होता है उसके ऊपर अलग अलग दिए गए हैं। जो अगर एमएसएमई के लिए है तो 0.25% है, अगर एडवांस कॉमर्शियल रियल एस्टेट के लिए है सेक्टर के लिए तो 1% है, अगर एडवांस कॉमर्शियल रियल एस्टेट रेजिडेंशियल हाउस के लिए है तो 0.75% है, और अगर हाउसिंग लोन के लिए है तो 2% है। लेकिन इसके अंदर क्या ध्यान में रखना है कि 1 साल अगर हो जाता है और पेमेंट रेगुलरली आ रहा है तो 0.40% करना पड़ेगा। अगर रेगुलरली पेमेंट आ रहा है तो कितना करेंगे, 40% करेंगे, मतलब वो स्टैंडर्ड की कैटेगरी में अगर 1 साल तक रहता है तो उसको 0.40 कर देंगे, पहले 2% रखेंगे जब फर्स्ट ईयर होगा तब, और उसके बाद अगर रेगुलर पेमेंट आ रहा है तो 0.40% कर देंगे प्रोविज़न का।
उसके बाद देखेंगे तो अदर सारे जो भी अदर लोन्स एंड एडवांसेस जो स्टैंडर्ड के अंदर फॉल करते हैं उसके लिए कितना आएगा 40% आएगा, ये स्टैंडर्ड के लिए हो जाएगा। और फिर उसके बाद देखेंगे तो सब स्टैंडर्ड के एडवांसेस के लिए क्या कैटेगरी है, अगर सिक्योर्ड एक्सपोजर है तो 15% आएगा, अगर अनसिक्योर्ड एक्सपोजर है तो 25% आएगा, अगर अनसिक्योर्ड एक्सपोजर इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के लिए है और वो सेफ गार्ड कर रहा है अगर एस्क्रो अकाउंट से, तो वो कितना आएगा 20% आएगा। अगर डाउटफुल एडवांसेस है जो कि अनसिक्योर्ड पोर्शन है तो 100% प्रोविजन बनाना पड़ेगा। अगर डाउटफुल एडवांसेस है, अगर सिक्योर्ड पोर्शन है, अगर वो डाउटफुल अप टू 1 ईयर है तो 25, डाउटफुल 1 से लेकर 3 का है तो 40%, और डाउटफुल मोर देन 3 ईयर्स है तो 100% आ जाएगा। लॉस एडवांसेस के अंदर भी 100% आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं, जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट दे दिया गया है फंड एज वेल एज अनफंडेड का 31 मार्च 2021 को, वो कितना है 10,000 है। और जो रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी है वो कितनी है 8,000 है। तो इसके अंदर तो पहले ही पता चल गया 2,000 की सिक्योरिटी है वो क्या है, तो वो सिक्योर्ड नहीं है। 2,000 की जो लोन दी गई है वो सिक्योर्ड नहीं है, तो 8,000 की सिर्फ सिक्योरिटी है। तो सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड का पोर्शन हमको मिल गया। अभी पीरियड दे दिया है जो एडवांसेस रिमेन डाउटफुल कैटेगरी में 31 मार्च 2021 के अंदर कितना 2.5 ईयर्स, मतलब कौन से कैटेगरी में आया, डाउटफुल के अंदर 1 to 3 ईयर्स की कैटेगरी में आ गया ये। और फिर प्रोविजन जो रिक्वायर्ड किया गया फाइनेंशियल ईयर एंड कर रहा है 31 मार्च 2021 एंड 31 मार्च 2022, हमको ये दोनों का प्रोविजन कितना बनेगा वो बता के बताना है। तो प्रोविजन हम लोग बनाएंगे एज ऑन 31 मार्च 2021 डाउटफुल कैटेगरी में 1 से 3 ईयर्स के है, तो प्रोविजन जो सिक्योर्ड पोर्शन के लिए है वो कितना बनेगा, तो 40% बनेगा डाउटफुल के लिए 1 से 3 ईयर्स के लिए। और जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है कितना था, वो 2,000 था, तो उसके लिए तो 100% ही बनेगा। ये 8,000 के लिए हम लोग कितना बनाएंगे 40% बनाएंगे, तो 8,000 का 40% करेंगे तो 3,200 आएगा। और 2,000 जो है वो क्या है अनसिक्योर्ड पोर्शन है, उस पर तो 100% लगेगा, तो फायदा वो कितना आएगा 2,000 आएगा। दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 5,200 आएगा 31 मार्च 2022 के अंदर। जो डाउटफुल है वो मोर देन 3 ईयर्स के लिए अगर हम लोग देखें 31 मार्च 2022 जब तक आएगा वहाँ तक कितने ईयर्स हो जाएंगे 3.5 ईयर्स हो जाएंगे, क्योंकि 31 मार्च 2021 तक 2.5 ईयर थे, तो उसके बाद से 1 ईयर कैलकुलेट करेंगे तो 3.5 ईयर्स हो जाएंगे, मतलब मोर देन 3 ईयर्स डाउटफुल में रहा है। तो वहाँ पर कितना आ जाएगा, चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, मोर देन 3 के अंदर तो 100% कर देना है। तो 8,000 का 100% करेंगे तो कितना आएगा 8,000 आएगा। और फिर अनसिक्योर्ड वाले में भी 100% करेंगे तो 2,000 आएगा, टोटल करेंगे तो 10,000 आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, तो प्रोविजन जो शो करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एजी बैंक के अंदर असेट्स दे दिया है हमको। स्टैंडर्ड कैटेगरी सब स्टैंडर्ड डाउटफुल है, डाउटफुल 1 साल तक, डाउटफुल 3 साल तक और मोर देन 3 ईयर तक लॉस असेट दे दिया है हमको। कंप्यूट करेंगे हम लोग एजी बैंक के लिए प्रोविजन कितना बनेगा। असेट्स स्टैंडर्ड के अंदर अमाउंट जो रुपीज़ इन लैक्स के अंदर कितना है, तो 5,000 है, और उसके अंदर कितना परसेंट लगाएंगे तो 0.4% लगाएंगे। स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के अंदर हमको अगर कुछ भी दिया ना हो तो स्टैंडर्ड के अंदर जो भी रेट लगता है वो 0.4% लगा देना है, तो 0.4 करेंगे तो कितना आएगा 20 आ जाएगा। प्रोविजन रुपीज़ इन लैक्स के अंदर है। सब स्टैंडर्ड के कितना है तो 4,000 है, 4,000 के अंदर सब स्टैंडर्ड के अंदर हम लोग कितना लगाएंगे तो 15% लगाएंगे, तो 600 आएगा। यहाँ पर अगर कुछ बोला ना हो तो मान के चलना है कि ये जो सब स्टैंडर्ड एंड डाउटफुल एसेट्स वाला है वो फुल्ली सिक्योर्ड है, इसलिए यहाँ पर 15% लगाएंगे तो 600 आएगा। और डाउटफुल 1 साल के लिए तो वो कितना है 800 है, तो उसका 25% करेंगे तो 200 आ जाएगा। डाउटफुल फॉर मोर देन 3 ईयर्स, वो 600 है, तो उसके ऊपर कितना परसेंट लगता है 40%, 240 आ जाएगा। डाउटफुल फॉर मोर देन 3 ईयर्स आएगा तो 200 का कितना 100% लगेंगे। डाउटफुल मोर देन 3 ईयर्स हो जाएगा तो 100 ही लगेगा, और लॉस के अंदर भी 100 लगेगा, तो वो दोनों का टोटल कर देंगे, तो टोटल में आ जाएगा 2260, जो कि हमारा टोटल प्रोविजन होगा जो कि रिक्वायर्ड है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इलस्ट्रेशन 3 देखते हैं। एवाई लिमिटेड है जो कंप्यूट करके बताना है उसको प्रोविजन जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए हमको करना पड़ेगा। असेट्स के अंदर कितना है स्टैंडर्ड सबस्टैंडर्ड डाउटफुल 1 साल सिक्योर्ड है, डाउटफुल 2 साल से लेकर 3 साल तक सिक्योर्ड है, मोर देन 3 ईयर तक सिक्योर्ड है। कितना पोर्शन है मशीनरी के अगेंस्ट में 600 है। यहाँ पर 2 बाइफर्केशन करेंगे, 600 वाला सिक्योर्ड और बाकी वाला अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड पर 100% और बाकी का जो सिक्योर्ड है उसका हमको ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा। लॉस असेट भी है, कैलकुलेट करना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ द प्रोविजन जो हम लोग P&L के लिए बनाएंगे, तो स्टैंडर्ड असेट्स के लिए तो 20,000 लैक्स जो है उसके अंदर कितना परसेंट लगेंगे, तो स्टैंडर्ड के अंदर तो फिक्स रेट है 0.40%, अगर कुछ बोला नहीं है तो 0.4 ही लगाना है। तो 20,000 मल्टीप्लाई करेंगे 0.40 और फिर परसेंट दबाना नहीं भूलना है। अगर परसेंट नहीं दबाया तो ये मल्टीप्लिकेशन 0.40 से हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पे 0.40 परसेंटेज करेंगे तो 80 आएगा। और सब स्टैंडर्ड के अंदर कितना 16,000 है, उसके अंदर कितना लगेगा 15% लगेगा, तो वो 2400 आ जाएगा। डाउटफुल एसेट्स के अंदर 1 ईयर के अंदर सिक्योर्ड है, वो 25% लगेगा, तो 6,000 का 25% लगेगा 1,500 आ जाएगा। 2 to 3 ईयर्स, 2 to 3 ईयर्स के अंदर वो भी सिक्योर्ड पोर्शन है, तो कितना आएगा 40%, 4,000 का 40% 1,600 आ जाएगा। फ्रॉम
फॉर मोर देन 3 ईयर्स, जो कि अनसिक्योर्ड पोर्शन है, तो उसको तो 100 लगेगा। यहाँ पर 2 पोर्शन थे, 600 को लेस करना था 2000 में से, तो जो बचेगा वो कितना होगा, अनसिक्योर्ड होगा, तो 1400 अनसिक्योर्ड हो गया, तो उसका 100% 1400 आ जाएगा। सिक्योर्ड कितना है, 600 है, तो सिक्योर्ड भले ही सिक्योर्ड हो या अनसिक्योर्ड हो, दोनों के अंदर हमको कितना लगाना पड़ेगा, डाउटफुल मोर देन 3 ईयर के अंदर तो 100% ही लगाना पड़ता है, इसलिए यहाँ पर भी 100% लगाएंगे तो 600 आ जाएगा। नॉन रिकवरेबल या तो लॉस बोलेंगे उसको, तो 1500 का 100% लगाएंगे तो 1500 आ जाएगा। टोटल करेंगे 9080 आ जाएगा। इलस्ट्रेशन 4 देखते हैं। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, 4 लाख रुपये है। ECGC कवरेज 50% है। पीरियड फॉर विच द एडवांस जो डाउटफुल के अंदर है वो कितना है, मोर देन 3 ईयर्स है। डाउटफुल के अंदर कब से, 31 मार्च 2021 से। जो वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी हेल्ड है वो कितनी है, 1,50,000 है। हमको रिक्वायर्ड कैलकुलेट करेंगे हम लोग प्रोविजन। तो यहाँ पर पहले ECGC का कवरेज निकालना पड़ता है। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस देखेंगे तो कितना था, 4 लाख था, तो लिखेंगे 4 लाख, उसमें से लेस करेंगे वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी जो हेल्ड है, सिक्योर्ड पोर्शन है उसको निकाल देना है। कितना है, तो सिक्योर्ड पोर्शन है 1,50,000 का, तो वो निकालेंगे तो कितना आएगा, 2,50,000। अब ECGC किसके ऊपर लगता है, तो जो अनसिक्योर्ड बैलेंस है या जो अनरियलाइज बैलेंस बोलते हैं इसके ऊपर लगेगा, तो इसके 2,50,000 के ऊपर कितना लगेगा, 50%, तो 1,25,000 का सिक्योरिटी वो निकाल देंगे। तो नेट अनसिक्योर्ड बैलेंस कितना रहा, तो 1,25,000 रहा। उसमें से हम लोग प्रोविजन बनाएंगे। प्रोविजन सिर्फ 2 का बनाना होता है। किसका बनाना होता है, जो सिक्योरिटी हेल्ड है, जो सिक्योर पोर्शन के लिए जो हमने लेस किया था आउटस्टैंडिंग बैलेंस में सब उसका बनाएंगे। तो वो कितना आएगा, तो वो 1,50,000, और ये 3 और ये डाउटफुल ओवर 3 ईयर्स है, मोर देन 3 ईयर्स है, मतलब इसके अंदर तो 100% ही बनेगा। तो 1,50,000 का कितना बनेगा, हमारा 100% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,50,000 का आ जाएगा। और फिर सेकंड जो हम लोग प्रोविजन निकालेंगे वो कितना आएगा, तो 1,25,000 के ऊपर बनाना पड़ेगा, जो कि ये नेट अनसिक्योर्ड बैलेंस है, इसके ऊपर बनाएंगे। तो ये भी मोर देन 3 ईयर्स के लिए है, तो ये भी 100%, तो 1,25,000 आएगा। दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल प्रोविजन कितना आएगा, 2,75,000 का आएगा। आउटस्टैंडिंग बैलेंस दे दिया 4 लाख रुपये। ECGC कवरेज 50% दिया है, मोर देन 3 ईयर्स है। हाँ, मोर देन 3 ईयर्स है, डाउटफुल के अंदर है 31 मार्च 2021 को। जो वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी है, जिसमें रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, सिर्फ 80% है, वो कितना दिया है, 1,50,000 रुपये दिया है। हमको कैलकुलेट करके बताना है। प्रोविजन जो एप्लीकेबल रेट के हिसाब से होगा, तो 31 मार्च 2021 का बनाएंगे। आउटस्टैंडिंग बैलेंस 4 लाख रुपये है, इसमें से लेस करेंगे वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी, कितना रेस करेंगे, तो 1,50,000 का सिर्फ 80% है, क्योंकि रियलाइज कितना हो रहा है, तो 80% ही हो रहा है। तो 80% के हिसाब से ही हम लोग को सिक्योरिटी को हेल्ड किया गया होगा। इससे ज़्यादा तो मिलने वाला ही नहीं है, 80% ही मिलने वाला है। तो 80% ही हम लोग लिखेंगे, तो 1,50,000 का 80% करेंगे तो 1,20,000 आएगा, जिसको माइनस करेंगे तो 2,80,000 का अनरियलाइज बैलेंस आएगा। इसमें से ECGC का कवरेज कितना है, तो 50% है, तो वो लेस करेंगे 2,80,000 का 50% करेंगे, 1,40,000 माइनस करेंगे तो नेट अनसिक्योर्ड बैलेंस आएगा 1,40,000। प्रोविजन बनाएंगे किसका ऊपर बनाएंगे, तो ये जो नेट अनसिक्योर्ड बैलेंस है इसके ऊपर बनाएंगे। अभी ये मोर देन 3 ईयर्स का था, तो यहाँ पर कौन सा रेट लग जाएगा, तो 100% लगेगा, क्योंकि डाउटफुल के अंदर है और मोर देन 3 ईयर्स है, तो 100% करेंगे तो 1,40,000 आ जाएगा। और जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है उसके अंदर कितना लगेगा, तो वो भी 100% लगेगा। 80% वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी वाला था मोर देन 3 ईयर्स के लिए, इसलिए इसके अंदर भी 100% लगेगा, तो 120 आएगा। दोनों का टोटल करेंगे तो 2,60,000 का प्रोविजन हमको बनाना पड़ेगा। इलस्ट्रेशन 6 दिखते हैं। इन KR बैंक जो डाउटफुल एसेट है मोर देन 3 ईयर्स का, एज ऑन 31 मार्च 2021 के, वो कितना है, 1,000 लाख का है। जो वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी है इंक्लूड DICGC वो कितना है, 100% कवर है, जो कितना है, 100 लैक्स का है। एस सर्टेन करके बताना है। एस सर्टेन किया गया है 500 लाख के ऊपर। हाउ मच प्रोविजन हमको बताना है, कितना प्रोविजन बनाएगी बैंक डाउटफुल एसेट के लिए। तो सॉल्यूशन देखेंगे तो डाउटफुल एसेट मोर देन 3 ईयर्स का है, तो 1,000 है। 1,000 में से माइनस करेंगे क्या, DICGC कवरेज वो कितना है, तो 400 है। ये 400 कैसे आएगा, तो 100% कवरेज था 100 लैक्स का, तो वो हमको एज सर्टेन करना पड़ेगा। तो ये हमको पहले ये तो निकाल देना पड़ेगा, जो सिक्योरिटी के अंदर वैल्यू है 100 लैक्स की, तो वो निकालने के लिए हमको क्या करेंगे, तो 500 में से पहले 100 निकाल देंगे, तो कितना बचेगा, 400 बचेगा। जो DICGC से कवर होगा वो कितना होगा, 400 होगा, तो उसको निकालेंगे तो कितना बचेगा, 600 बचेगा। उसमें से लेस करेंगे कवरेज कितना है, कवरेज 100 का है, तो 100 निकालेंगे तो 600 में से 100 निकालेंगे 500 आएगा। यहाँ पर क्या था, इंक्लूड था सिक्योरिटी, वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी के अंदर ये जो कवरेज था वो इंक्लूड था, कितना था, 100 लैक्स का इंक्लूड था, तो उसको पहले निकालना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमको वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी पता चलेगी। तो जो 400 आया उसको माइनस करेंगे 1,000 में से, तो 600 आएगा। फिर उसके बाद कवरेज माइनस करेंगे 100 का, तो कितना आएगा, 500 आएगा, जो अनसिक्योर्ड पोर्शन हो गया। अब परसेंटेज लगाएंगे मोर देन 3 ईयर से, तो 100% ही जाएगा। अनसिक्योर्ड होगा या सिक्योर्ड होगा कुछ भी होगा, 100% लगा देना है। 500 का 100% करेंगे तो 500 आएगा, और 400 जो वैल्यू ऑफ द
सिक्योरिटी का है, इस पर सिर्फ दो के ऊपर ही लगाना होता है, जो अनसिक्योर्ड पोर्शन है और जो वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी का पोर्शन है, दोनों के ऊपर लगा देंगे और टोटल करेंगे तो कितना आएगा, तो 900 लैक्स आएगा टोटल प्रोविजन टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ये डिपेंड करेगा आपका डाउटफुल है या उसके ऊपर है, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर परसेंटेज के ऊपर वेरी करेंगे। इलस्ट्रेशन 7 देखते हैं, एक लोन है जो आउटस्टैंडिंग है 50 लाख की है, DICGC कवरेज के ऊपर जो लोन गारंटीड किया गया है DICGC कवरेज वो असाइन किया जा रहा है एक रिस्क जिसका वेट दिया गया है 50% और जो वैल्यू ऑफ द रिस्क एडजस्टेड एसेट है वो हमको बता नहीं है। तो लोन आउटस्टैंडिंग कितनी है, 50 लाख की है, उसके ऊपर से कवरेज माइनस कर देंगे, जो गारंटी दिया गया है रिस्क वेट 50% है, तो उसको माइनस करेंगे तो कितना वैल्यू बच के आ रहा है हमारे पास, 25 लाख रुपये बच के आ रहा है। 50 लाख का 50% करेंगे तो 25 लाख रुपये बचेगा, जो वैल्यू ऑफ द रिस्क है जो एडजस्ट करना पड़ेगा असेट्स में से। यहाँ पर अभी हम लोग रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट देखेंगे तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रिबेट ऑन द बिल डिस्काउंट अकाउंट, ये एडजस्टमेंट करना पड़ता है हमको करंट ईयर के इनकम में से और नेक्स्ट ईयर के इनकम में ले जाने के लिए। तो वो देखते हैं, इलस्ट्रेशन 1 देखते हैं। फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट, हमको ट्रायल बैलेंस से दिया है ओवरसीज बैंक का 31 मार्च 2021 का बिल डिस्काउंटेड कितना है, 12,64,000 है। रिबेट ऑन द बिल डिस्काउंट्स जो 31 मार्च 2020 का है वो 22,160 रुपये है। डिस्काउंट रिसीव्ड है वो 1,05,708 है। एनालिसिस के हिसाब से हमको डिस्काउंटेड फिगर दे दी गई है जो कि अमाउंट कितना है, 1,40,000 का है। ड्यू डेट दिया है 2021 का 5 जून को ये ड्यू हो रहा है। उसका रेट ऑफ परसेंट कितना है, 14% है। सेकंड वाला भी है वैसे ही है, थर्ड का भी और फोर्थ का भी। हमको कैलकुलेट करके बताना है रिबेट कितना होगा डिस्काउंटिंग का 31 मार्च 2021 को, और जनरल एंट्रीज भी बतानी है। तो फर्स्ट के अंदर देखेंगे तो 5 जून को हो रहा है। एंड कब हो रहा था हमारा, 31 मार्च 2021, 31 मार्च को हो रहा था, 31 मार्च 2021 को हो रहा था। और ड्यू डेट कब है उसकी बिल की, तो 5 जून है। तो उसके बाद से कैलकुलेट करेंगे तो अप्रैल के 30 दिन, अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन और जून के 5 दिन, तो कितना हुआ, 66 डेज़ हुआ। तो 66 डेज़ का हम लोग क्या ले लेंगे, हम उसके पास से इनकम जनरेट कर लेंगे डिस्काउंट की। तो वो लिखेंगे हम लोग कितना का, 1,40,000 का 14% मल्टीप्लाई बाय 66 डिवाइडेड बाय 365 करेंगे तो कितना आएगा, 3544 आ जाएगा। वैसे सेकंड के अंदर देखेंगे 4,36,000 जून 12 के अंदर ड्यू डेट है। तो अप्रैल के कितने हो गए, 30 हो गए, मई के 31 हो गए, जून के कितना हो गए, 12 दिन हो गए, तो कितना हो गया, 73 डेज हो गए। तो 4,36,000 का कितना करेंगे, 14% करेंगे मल्टीप्लाई विथ 73 डिवाइड बाई 365 करेंगे तो कितना आएगा, 12,208 अरे 12,208 आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी। वैसे थर्ड और फोर्थ के लिए भी कर देना है। और उसके बाद जो ट्रांसफर्ड फॉर द रिबेट्स ऑन द बिल डिस्काउंट्स था वो कितना था, मतलब प्रीवियस ईयर का जो था वो इस साल में आएगा, तो इस साल की हमको इनकम बनानी पड़ेगी तो उसको ऐड करना पड़ेगा। तब 22,160 था तो वो लिखेंगे, ऐड करेंगे उसके अंदर। अभी करंट ईयर का कितना हो रहा है, तो करंट ईयर का दे दिया है 1,05,708, तो वो लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे जो इस साल के अंदर बिल आए लेकिन उसकी इनकम कब रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, नेक्स्ट ईयर के अंदर, क्योंकि वो मैच्योर नेक्स्ट ईयर के अंदर हो रहा है। तो वो ऐसा कितना पोर्शन है, तो वो सब हमने फाइंड आउट किया, 3544 12,208 9302 और 17,263, ये सब का टोटल करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 42,317। इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 85,551। जनरल एंट्री पास करेंगे, रिबेट ऑन द बिल डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन द बिल अकाउंट। ये जो प्रीवियस ईयर के थे उसको हम लोग करंट ईयर में लेके आएंगे, करंट ईयर में हम लोग इनकम बुक करेंगे तो वो लिखेंगे तो कितना आएगा, 22,160। ये 31 मार्च 2020 वाले थे जो हमने रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट के हिसाब से वहाँ से इनकम कम करी होगी। अब इस साल को हमको इनकम बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि इस साल के अंदर के फॉल कर रहे थे मैच्योरिटी डेट, इसलिए इस साल की इनकम के अंदर हम लोग ये लिखेंगे। तो यहाँ पर आएगा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट और डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट। यहाँ पर इनकम हम लोग रिकॉर्ड करें 22,160 की। उसके बाद डिस्काउंट्स ऑन द बिल्स अकाउंट टू रिबेट ऑन द बिल डिस्काउंट अकाउंट, ये क्या है, तो करंट ईयर का है। वो कितना आ रहा था, रिबेट 42,317, जो करंट ईयर का नेक्स्ट ईयर में फॉल कर रहा है वो कितना है, 42,317 है। और उसके बाद फिर बिल डिस्काउंट ऑन द बिल्स अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग कितनी इनकम लेके जा रहे हैं, तो 22,160 प्लस बाय 1,05,708 जो करंट ईयर की, जो प्रीवियस ईयर की थी 22 वाली, प्लस बाय जो करंट ईयर की थी, उसमें से अभी जो नेक्स्ट ईयर में फॉल करने वाले हैं जो अभी हमारे पास आ चुके हैं बिल, उसका माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 85,551। तो वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिल डिस्काउंट की इनकम को रिकॉर्ड कर देंगे। डिस्काउंट ऑन द बिल अकाउंट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 85,551। इलस्ट्रेशन 2 देखते हैं, 31 मार्च 2021 अनसर्टेन बैंक है, उसका बैलेंस दिया 9 करोड़ रुपए। रिबेट ऑन द बिल डिस्काउंट्स अकाउंट्स
का दिया गया है, मतलब ओपनिंग बैलेंस दिया गया है ड्यूरिंग द ईयर कितना, 31 मार्च 2022 को अनसर्टेन बैंक जो है उसने डिस्काउंट करा है 4,000 करोड़ के बिल्स, जिसके ऊपर इंटरेस्ट कितना है 18% पर एनम है। एवरेज पीरियड डिस्काउंट्स कितना है 73 डेज का है। और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो कितना है 600 करोड़ जो है वो ड्यू हो गए थे और रियलाइज्ड हो गए थे फ्रॉम द एक्सेप्टर कस्टमर्स। कब तक, 31 मार्च 2022 तक। एंड जो एवरेज पीरियड है आउटस्टैंडिंग का आफ्टर 31 मार्च 2022 का वो कितना है 36.5 डेज़ का है। हमको क्या बताना है कि डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल 5 जनरल एंट्री करनी है हमको। लेजर बनाना है किसका, डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड रिबेट ऑन द बिल डिस्काउंट का। तो जनरल एंट्री 5 करेंगे अनसर्टेन बैंक जो कि जनरल एंट्री रुपीज़ इन करोड़ से, तो रिबेट्स ऑन द बिल डिस्काउंट अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन द बिल्स अकाउंट। ये क्या है, तो प्रीवियस ईयर के थे जो इस साल के अंदर हमको इनकम बुक करनी पड़ेगी, वो कितना था, तो 9 करोड़ थे, तो 9 लिख देंगे। बिल परचेज एंड डिस्काउंट अकाउंट टू डिस्काउंट्स ऑन द बिल्स अकाउंट टू क्लाइंट अकाउंट। यहाँ पर कितने हमको करंट ईयर के अंदर बिल आया, तो 4,000 करोड़ के बिल आए, उसके ऊपर हमें कितना परसेंट इंटरेस्ट है 18% है। कितने दिन के लिए है, 73 डेज के लिए, तो 73 डिवाइड बाई 365। इसके अंदर कोई भी बार नहीं फॉल कर रहा है, यहाँ पर कितना 31 मार्च 2022 के अंदर ही फॉल कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हमको इनकम रिकॉर्ड करनी पड़ेगी बिल की। इसलिए यहाँ पर डिस्काउंट 2 के अंदर लिखेंगे डिस्काउंट ऑन द बिल्स अकाउंट। कितना लिखेंगे वो हम लोग, तो 4,000 मल्टीप्लाई बाई 18% मल्टीप्लाई बाई 73 डिवाइड बाई 365 करेंगे तो 144 आएगा। जिसको माइनस करेंगे तो हम लोग क्लाइंट को कितना पैसा देने वाले हैं, 3856 देने वाले हैं। डिस्काउंट काटने के बाद ही देते हैं हम लोग। डिस्काउंट ऑन द बिल्स अकाउंट टू रिबेट ऑन द बिल डिस्काउंटेड अकाउंट वो कितना आएगा, तो 10.80 आएगा। वो कैसे आ रहा है, तो ये जो 600 करोड़ के बिल्स थे उसके ऊपर भी हमको 18% लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो इनकम हमारी नेक्स्ट ईयर में फॉलो हो रहा है, वो मैच्योर नेक्स्ट ईयर में हो रहा है, इसलिए हमको यहाँ पर से निकालना पड़ेगा उसको। और वो नेक्स्ट ईयर में कितने दिन है उसके, तो 36.5 ईयर्स है, तो 36.5 ईयर्स के जितना भी हमारे को पोर्शन होगा वो नेक्स्ट ईयर की इनकम है, तो उसको हम लोग अभी रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसके लिए उसको निकालना पड़ेगा। तो करेंगे तो 600 का 18% करेंगे मल्टीप्लाई बाय 36.5 डिवाइड बाय 365 करेंगे तो 10.80 आएगा। तो वो लिख देंगे डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट, रिबेट ऑन द बिल डिस्काउंट अकाउंट 10.80। उसके बाद देखेंगे तो डिस्काउंट ऑन द बिल्स अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ले जाएंगे, कितना ले जाएंगे, तो बैलेंस जो फिगर आएगा वो ले जाएंगे। तो 9 करोड़ प्लस बाय 144 करोड़ प्लस करेंगे तो कितना आएगा 153 करोड़ आएगा, माइनस करेंगे 10.80 क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर में फॉल करने वाले हैं। तो कितना आएगा 142.20। क्या कहा मैंने, 9 प्लस बाय 144 माइनस बाय 10.80, तो कितना आएगा 142.20 आएगा, जिसको हम लोग लिख देंगे डिस्काउंट ऑन बिल्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेजर बनाएंगे, डिस्काउंट्स ऑन बिल्स अकाउंट का लेजर बनाएंगे पहले। तो उसके अंदर 2002 और 2001 का है, तो 2001 के अंदर पहले हम लोग क्या लिखेंगे, रिबेट ऑन द बिल डिस्काउंट अकाउंट। यहाँ पर जो हमने जनरल एंट्री की है उसका ही सिर्फ पोस्टिंग कर देना है हमको। तो पहली एंट्री जो थी हमारी वो क्या थी, तो रिबेट ऑन द बिल डिस्काउंट अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन द बिल्स अकाउंट्स। डिस्काउंट ऑन बिल्स अकाउंट्स के अंदर क्रेडिट साइड पर हम लोग क्या लिखेंगे, रिबेट ऑन द बिल डिस्काउंट अकाउंट के हिसाब से लिखेंगे। और रिबेट ऑन द बिल डिस्काउंट का दूसरा लेजर बनाना है। तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट के अंदर डेबिट साइड के अंदर 1 अप्रैल के अंदर कितना लिखेंगे, सामने वाले का लेजर लिख देंगे टू डिस्काउंट ऑन द बिल्स अकाउंट, वो कितना आएगा 9, तो वो भी लिख दिया। उसके बाद सेकंड एंट्री क्या थी, बिल परचेज एंड डिस्काउंट अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन बिल्स टू क्लाइंट अकाउंट। तो यहाँ पर कितना आएगा, जो डिस्काउंट्स ऑन बिल्स है क्रेडिट साइड में उसको लिखना पड़ेगा। और वहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बिल परचेज एंड डिस्काउंट अकाउंट 144 का आएगा वो। उसके बाद क्या है, तो डिस्काउंट ऑन द बिल्स अकाउंट और रिबेट ऑन द बिल डिस्काउंट अकाउंट। तो डिस्काउंट ऑन द बिल के अंदर डेबिट आया, तो वहाँ पर लिखेंगे एंट्रीज क्या है, 31 मार्च की एंट्री है, तो वो कितना है 10.80 है, तो वो लिख देंगे क्या लिखेंगे, टू रिबेट ऑन द बिल डिस्काउंट अकाउंट 10.80 और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट के अंदर क्रेडिट कर देंगे 31 मार्च 2022 के अंदर बाय डिस्काउंट ऑन द बिल्स अकाउंट 10.80। और फिर उसके बाद जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डिस्काउंट ऑन द बिल ट्रांसफर किया वो कितना था 142.2 था, तो उसका भी पोस्टिंग कर देंगे, तो वो डेबिट साइड के अंदर आ जाएगा 142.20 31 मार्च 2022 के अंदर ही। तो हमारा डिस्काउंट ऑन द बिल तो टैली हो जाएगा। और यहाँ पर जो बैलेंस आएगा यहाँ पर भी इसका भी टैली हो जाएगा, रिबेट ऑन द बिल डिस्काउंट भी टैली हो जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट ऑन द बिल्स जो 9 का था वो आ गया, बैलेंस के अंदर 9 आ रहा था, वो भी लिख दिया हमने। और डिस्काउंट ऑन बिल्स क्रेडिट साइड के अंदर 31 मार्च 2022 का जो था, जो प्रीवियस ईयर में पर्टेन कर रहा था वो आ गया। तो हम हमारा यहाँ पर अगर बैलेंस बचेगा तो वो क्या होगा, बैलेंस कैरिड डाउन होगा, जो कि 31 मार्च 2022 के लिए होगा, जो कि कैरिड डाउन करके हम लोग नेक्स्ट ईयर ले जाएंगे, कितना आएगा वो 10.80 आएगा।
इलस्ट्रेशन तो ये देखते हैं फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है बुक्स के अंदर। एक्स लिमिटेड की एक्स बैंक लिमिटेड के लिए एज ऑन 31 मार्च 2022 बिल डिस्काउंटेड रिबेट ऑन द बिल डिस्काउंट एज ऑन 1/4/2021 दे दिया गया है। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव दे दिया गया है। डिटेल्स ऑफ द बिल डिस्काउंट एज फॉलोज दे दिया गया है। वैल्यू ऑफ द बिल दे दिया गया है। ड्यू डेट दे दिया गया है। रेट ऑफ डिस्काउंट दे दिया गया है। कैलकुलेट करना है हमको रिबेट ऑन द बिल डिस्काउंट 31 मार्च 2022 का, और नेसेसरी जनरल एंट्रीज भी पास करनी है हमको। सब स्टेटमेंट बनाएंगे रिबेट ऑन द बिल डिस्काउंट के लिए। वैल्यू कितनी है? 18,25,000 और 5/6/2022 को हो रहा है मैच्योर। मतलब ये 31 मार्च के बाद से गिनेंगे। अप्रैल का 30 दिन, मई के 31 दिन, और जून के कितने 5 दिन, तो कितना आएगा? 66 आएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 66 से तो कितना आएगा? 18,25,000 मल्टीप्लाई बाय 66 डिवाइड बाय 365। 18,25,000 का कितना रेट है? 12% रेट है। तो 12% पहले रेट लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही कैलकुलेट करेंगे। उससे फिर मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 66 डिवाइड बाय 365 करेंगे तो कितना आएगा? 39,600 आएगा। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, जो ड्यू डेट दी है ना, यहाँ पर अज्यूम कर लेना है कि ये ड्यू डेट के अंदर मैच्योरिटी पीरियड के बाद जो 3 डेट के ग्रेस ऐड करना होता है वो यहाँ पर ऐड हुआ है, क्योंकि यहाँ पर वर्ड लिखा है ड्यू डेट। अगर यहाँ पर वर्ड लिखा होता मैच्योरिटी की डेट है, यहाँ पर उसने वर्ड क्या लिखा है? ड्यू डेट लिखा है। ड्यू डेट लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया? इसके अंदर 3 दिन के ग्रेस ऐड किए हुए हैं। 3 दिन के ग्रेस ऐड किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर हमको 3 दिन के ग्रेस ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये करेंगे। फिर उसके बाद 50 लाख है, 50 लाख का 12% करेंगे। 50 लाख का 12%, और कितने दिन आ रहे हैं? तो 73 डेज आ रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे 73 डिवाइड बाय 365 तो कितना आएगा? 1,20,000 का। वैसे टोटल कर देंगे तो रिबेट ऑन द बिल डिस्काउंट 31 मार्च 2022 का आ जाएगा 4,25,254 का आ जाएगा। बुक्स के अंदर लिख देंगे एक्स बैंक लिमिटेड के जनरल एंट्री रिबेट ऑन द बिल डिस्काउंट अकाउंट टू डिस्काउंट ऑन द बिल्स अकाउंट। ये कितना आएगा? तो जो ये प्रीवियस ईयर के पड़े हुए थे 1/4/2021 के अंदर जो बैलेंस पड़ा हुआ था, ये यहाँ पर हमको इनकम बुक करनी पड़ेगी अभी। तो वो लिख देंगे यहाँ पर 2,21,600 डिस्काउंट ऑन द बिल्स अकाउंट, रिबेट ऑन द बिल डिस्काउंट अकाउंट। वो कितना होगा? तो जो हमने फाइंड आउट किया 4,25,254 वो लिख देंगे। उसके बाद अभी P&L के अंदर कितना लेके जाएंगे? डिस्काउंट ऑन द बिल्स अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो ये 221,600 था, ये प्लस बाय जो करंट ईयर का रिसीव किया वो 10,56,650, और उसमें से माइनस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में फॉल कर रहा है इनकम, वो कितनी है? 4,25,254। तो कितना आ जाएगा? 8,52,996 आ जाएगा, जो कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक करके रख देंगे इनकम को।